चट्टाने और ज्वालामुखी सुनने में शायद स्कूल की भूगोल की क्लास याद आती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ मतलब पत्थर या पहाड़ नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पृथ्वी के इतिहास की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो करोड़ों साल पुरानी है। वाह! तो आज हम इसी कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन ये बनती कैसे है। बिल्कुल। हम 3 मुख्य तरह की चट्टानों की दुनिया में उतरेंगे: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और ये भी जानेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में ज्वालामुखी की क्या भूमिका है। हाँ, और साथ ही हम कुछ मशहूर भारतीय स्मारकों के पीछे छिपे भूवैज्ञानिक रहस्यों को भी उजागर करेंगे। ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चट्टानों के अध्ययन को कुछ कहते हैं क्या? कोई खास नाम? हाँ, इसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी। पेट्रो का मतलब ही चट्टान होता है। और ये जानना बहुत मजेदार है कि हम चट्टानों की उम्र का पता कैसे लगाते हैं। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। अच्छा। और ये हमें अरबों साल पुराने भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में मदद करती हैं। असल में चट्टानें वो खनिजों का एक समूह होती हैं। ठीक है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं आग से, आग्नेय चट्टानों से। नाम से ही पता चल रहा है, आग्नेय मतलब आग। बिल्कुल। ये इग्निस शब्द से आया है, जिसका लैटिन में मतलब ही आग होता है। ये पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं। 1 मिनट, मैग्मा और लावा, इनमें क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। देखिए, जब पिघली हुई चट्टान धरती की सतह के नीचे होती है तो उसे मैग्मा कहते हैं। और जब वो ज्वालामुखी से बाहर आ जाती है तो वो लावा बन जाती है। समझ गई। तो ये कहाँ ठंडी होती हैं? इस बात से फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। इसी आधार पर ये 2 तरह की होती हैं। एक है बहिर्वेदी या ज्वालामुखी चट्टानें। बहिर्वेदी मतलब जो बाहर बनती हैं। हाँ। जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर हवा में तेजी से ठंडा होता है तो तेजी से ठंडा होने से क्या होता है? उसे क्रिस्टल बनाने का ज्यादा समय नहीं मिलता, इसलिए इसके क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं। कोई उदाहरण? जैसे बेसाल्ट, और एक बहुत मजेदार उदाहरण है प्यूमिस। ये चट्टान इतनी हल्की होती है कि पानी में तैरती है। हाँ। और दूसरी कौन सी है? दूसरी हैं अंतर्वेदी या प्लूटोनिक चट्टानें। ये जाहिर है अंदर बनती होंगी। बिल्कुल सही। जब मैग्मा पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर ही, मतलब जमीन के नीचे, धीरे धीरे ठंडा होता है तो इसके क्रिस्टल बड़े होते होंगे। हाँ बिल्कुल। ग्रेनाइट और गैब्रो इसके उदाहरण हैं। वैसे एक रोचक तथ्य ये है कि महाद्वीपों की परतें ज्यादातर ग्रेनाइट से बनी हैं और महासागरों की बेसाल्ट से। तो ये जो प्लूटोनिक चट्टानें हैं, ये जमीन के नीचे अलग अलग आकार बनाती होंगी। हाँ, इनके कई रूप हैं। जैसे अगर आग्नेय चट्टानों का एक बहुत बड़ा समूह जमीन के अंदर बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बैथोलिथ कहते हैं। ये पहाड़ों की नींव की तरह होते हैं। अच्छा। और अगर मैग्मा दरारों में जम जाए, अगर वो दरार खड़ी या तिरछी है तो उसे डाइक कहते हैं। और अगर मैग्मा चट्टानों के बीच में एक चादर की तरह, मतलब क्षैतिज परत में जम जाए, तो उसे सिल्स कहते हैं। डाई और सिल्स। और भी कोई आकार होते हैं? हाँ, जैसे गुंबद के आकार की चट्टानों को लैकोलिथ कहते हैं और तश्तरी के आकार की चट्टानों को लैपोलिथ। वाह, ये तो जमीन के नीचे की एक पूरी अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। तो ये तो हुई आग से बनी चट्टानें। अब बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। हाँ, ये कहानी का दूसरा अध्याय है। ये समय के साथ बनती हैं। समय के साथ मतलब? होता क्या है कि पुरानी चट्टानें टूटती हैं हवा पानी से, और उनके छोटे छोटे कण, जिन्हें अवसाद कहते हैं, वो जमा होने लगते हैं। नदियों में या समुद्र के तल पर? एकदम, परत दर परत, और ऊपर की परतों के दबाव से वो फिर से चट्टान बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। इनकी सबसे खास बात क्या है? एक तो ये कि ये हमेशा परतों में पाई जाती हैं। और दूसरी जो सबसे जरूरी है वो ये कि इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं। हाँ, ये हमें प्राचीन जीवन के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। डायनासोर की हड्डियां, पुराने पेड़ों के निशान सब इन्हीं में मिलते हैं। इनके भी प्रकार होते हैं। हाँ, बनने के आधार पर 3 प्रकार हैं। यांत्रिक रूप से बनी, जैसे बलुआ पत्थर। जैविक रूप से बनी, जैसे कोयला। और तीसरा? और रासायनिक रूप से बनी, जैसे सेंधा नमक, जिसे हैलाइट भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आती हैं तीसरी तरह की चट्टानें, कायांतरण। नाम से ही जाहिर है कि ये अपना रूप बदल लेती हैं। हाँ, कायांतरण या मेटामॉर्फिज्म ये तब बनती हैं जब कोई भी मौजूदा चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, वो बहुत ज्यादा गर्मी या दबाव की चपेट में आ जाए। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में
चट्टान के अंदर के खनिज फिर से संगठित हो जाते हैं। क्या मतलब? मतलब वो पिघलती नहीं, पर एक तरह से पक जाती है और अक्सर उसमें हल्की और गहरी परतें या धारियां बन जाती हैं। इसे पट्टिका विन्यास या फोलिएशन कहते हैं। इसके कुछ मशहूर उदाहरण दीजिए। जरूर। जैसे ग्रेनाइट, जो एक आग्नेय चट्टान है, वो बदलकर नीस बन जाता है। नीस। हाँ, और चूना पत्थर, जो एक अवसादी चट्टान है, वो बदलकर संगमरमर बन जाता है। संगमरमर। मतलब ताजमहल में जो संगमरमर लगा है, वो कभी चूना पत्थर रहा होगा। एकदम सही। और इसी तरह लाल किला, वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो एक अवसादी चट्टान है। और इंडिया गेट भी। हाँ, वो भी तो बलुआ पत्थर से ही बना है। हाँ, लाल और पीले बलुआ पत्थर से। ये तो सचमुच आकर्षक है। तो ऐसा लगता है कि ये तीनों चट्टानें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तीनों स्थिर नहीं है, वे लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं, जिसे हम शैल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। शैल चक्र? हाँ, आग्नेय चट्टान टूटकर अवसाद बनती है, जिससे अवसादी चट्टान बनती है। फिर गर्मी और दबाव से वही चट्टान कायांतरित बन सकती है। बिल्कुल। और अगर वो और भी ज्यादा गर्मी से पिघल जाए तो फिर से मैग्मा बन जाएगी। और उस मैग्मा से फिर एक नई आग्नेय चट्टान बनेगी। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इस पूरे चक्र में ज्वालामुखी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि वही तो मैग्मा को सतह पर लाते हैं। एकदम। ज्वालामुखी इस चक्र का इंजन है और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के आधार पर भी चट्टानों में फर्क होता है। अच्छा, लावा भी अलग अलग तरह का होता है? हाँ, मुख्य रूप से दो तरह का। एक होता है अम्लीय मैग्मा। इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सिलिका ज्यादा होने से क्या होता है? वो बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है और तेजी से ठंडा हो जाता है, जैसे ग्रेनाइट। और दूसरा है क्षारीय मैग्मा। इसमें सिलिका कम होता है, ये पतला होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। बेसाल्ट इसका उदाहरण है। तो ज्वालामुखी भी कई तरह के होते होंगे। बिल्कुल। कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे शील्ड ज्वालामुखी। ये बेसाल्टिक लावा से बनते हैं जो दूर तक फैलता है, जैसे हवाई के ज्वालामुखी। हाँ। फिर होते हैं मिश्रित ज्वालामुखी या स्ट्रेटोवोल्केनो। इनका लावा ठंडा और चिपचिपा होता है, जैसे जापान का माउंट फूजी। और आपने भारत के डेक्कन ट्रैप का जिक्र किया था, वो क्या है? वो बाढ़ बेसाल्ट प्रांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें जमीन की दरारों से बहुत ज्यादा तरल लावा निकला, जो हजारों किलोमीटर तक फैल गया। और सबसे विस्फोटक कौन से होते हैं? उन्हें काल्डेरा कहते हैं। ये इतने विस्फोटक होते हैं कि विस्फोट के बाद खुद पर ही ढह जाते हैं। ज्वालामुखी से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज है गीजर, गर्म पानी के फव्वारे। हाँ, ये भूतापीय गतिविधि के कारण होता है, मतलब जहां जमीन के नीचे का मैग्मा पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है। तो भाप के दबाव से पानी फव्वारे की तरह बाहर आता है। बिल्कुल। वैसे कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। ये कहाँ है? जिनसे रात में रोशनी दिखती है। तो आज हमने चट्टानों की परतों से लेकर ज्वालामुखियों की गहराई तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे आग से आग्नेय, समय से अवसादी और दबाव से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। और कैसे ताजमहल से लेकर लाल किले तक यही चट्टानें हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा हैं। ये सब एक विशाल, धीमी गति से चलने वाले शैल चक्र का हिस्सा है, जो हमारी पृथ्वी को लगातार नया आकार दे रहा है। एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जिस जमीन पर हम आज खड़े हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी और न ही हमेशा ऐसी रहेगी। बिल्कुल। ये सोचना कितना अद्भुत है कि लाखों साल बाद आज की चट्टानें, हमारे शहर, ये सब किस नए रूप में ढल चुके होंगे।